दोस्तों नमस्कार। पैसा है तो चुनाव लड़िए, पैसा नहीं है तो चुनाव लड़ने की सोचिए भी मत। भारत के हर चुनाव में किसी भी कैंडिडेट या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के भीतर यही सवाल सबसे बड़ा होता है कि पैसा है या नहीं है, पैसे का जुगाड़ कितना होगा, कैसे होगा, किस रूप में होगा, और अगर सत्ता में नहीं आ पाए या फिर चुनाव में जीत नहीं मिल पाई तो इस पैसे को लौटाएंगे कैसे। मैसेज बहुत साफ है, पैसा होना चाहिए अगर आप राजनीति के मैदान में कदम रखना चाहते हैं तो, और राजनीति के मैदान में अगर आप जीत जाते हैं तो फिर पैसा नदी की तरह बहते हुए आपके पास आएगा, क्योंकि पैसे से पैसा बनाने की कला और ताकत सत्ता के पास ही होती है। और 2014 के बाद से भारत में राजनीतिक फंडिंग या कहें राजनीति में लगने वाला पैसा कितने गुना ज्यादा बढ़ गया, यह कल्पना के परे है। यह भी मत सोचिए कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की जेब या खजाना इस दौर में भर गया। नोटबंदी के वक्त जब 500 और 1000 रुपए के नोटों पर रोक लग गई, उस वक्त कहते हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के खजाने खाली हो गए या कहें व्यर्थ हो गए। जितना पैसा जिस राजनीतिक दल ने जमा करके रखा था वो उस पैसों का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वह अनअकाउंटेड मनी थी। और पॉलिटिकल फंडिंग अनअकाउंटेड मनी के आश्रय कैसे चलती है, यह कच्चा चिट्ठा आज तक रुका नहीं है। और नोटबंदी के बाद यह भी माना गया कि इस देश में विपक्ष खत्म हो गया, क्योंकि उसके पास पैसा खत्म हो गया। और 2016 की नोटबंदी के बाद इस देश में पॉलिटिकल फंडिंग के लिए विदेशी फंड को लेने की इजाजत भी सरकार ने दे दी। मोदी सरकार की इस इजाजत के पीछे मंशा चाहे जो रही हो, लेकिन सच यही है कि देश के भीतर या बाहर से आने वाला पैसा अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की जो पूरी एडीआर की रिपोर्ट कहती है वो बहुत साफ कहती है कि कम से कम 75%, ज्यादा से ज्यादा 90%, यह सिर्फ सत्ताधारी बीजेपी के पास ही पॉलिटिकल फंडिंग के तौर पर पूंजी गई। चाहे वो मनी इस देश के कॉरपोरेट के जरिए आ रही हो, चाहे वो मनी इस देश के इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए आ रही हो, चाहे वो किसी भी माध्यमों से आ रही हो, और उसकी तादाद उससे पहले की परिस्थितियों से इतनी ज्यादा कि वो भी कल्पना के परे है। लेकिन सारे कच्चे चिट्ठे हमें लगता है आज आपको इसलिए जानने चाहिए क्योंकि पहली बार इस देश की इकोनॉमी के साथ राजनीतिक सत्ता के घालमेल जो अडानी कांड के बाद उभरे हैं, और दुनिया भर के बैंकों ने जब अडानी को पैसा देना बंद कर दिया और तमाम शेयर उसके बेच डाले, तब एक सवाल हर जहन में उभर रहा है कि क्या इस देश में अब कॉरपोरेट फंडिंग एक झटके में जो बीजेपी को मिलती थी वह कम हो जाएगी, और विदेशों से जो पॉलिटिकल फंडिंग के तौर पर पैसा आता था वह कहीं पूरे तरीके से रुक तो नहीं जाएगा। और अगर यह रुक गया तो क्या यह बीजेपी के लिए नोटबंदी की स्थिति होगी जो 2017 में इस देश में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के सामने संकट के तौर पर उभरी थी। कई मुश्किल सवालों के बीच सबसे मुश्किल सवालों का जवाब दो ही है। पहला, भारत की राजनीति जिस पूंजी पर चलती है उस पूंजी को रिटर्न के तौर पर भारतीय सत्ता ही बहुत कुछ देती है, उसी की एवज में यह पॉलिटिकल फंडिंग होती है, क्योंकि हजारों करोड़ इतनी पॉलिटिकल फंडिंग इससे पहले इस देश में कभी नहीं होती थी। और दुनिया के बाजार में कॉरपोरेट इतनी बड़ी तादाद में पॉलिटिकल फंडिंग भारत के भीतर जो राजनीतिक दलों के लिए करते हैं, इतनी पॉलिटिकल फंडिंग दुनिया के किसी भी देश में कॉरपोरेट नहीं करते हैं। तो भारत में चुनावी राजनीति का अर्थशास्त्र पूरे तरीके से उस फंडिंग पे जुड़ा है जो फंडिंग क्रोनी कैपिटलिज्म यानी कॉरपोरेट और सत्ता के नेक्सस के आश्रय चलती है। और उसी के जरिए जो सबसे बड़ा सवाल मौजूदा वक्त में है, अगर ब्रिटिश बैंक बंद कर देता है, अगर अमेरिकी बैंक बंद कर देता है, अगर नॉर्वे की सरकार जो नॉर्वे सोवियन बंड है उसको बंद कर देती है, अगर जर्मनी के बैंक बंद कर देते हैं, अगर ऑस्ट्रेलिया के बैंक बंद कर देते हैं, अगर यह दबाव यूएई पर भी आकर खड़ा हो जाता है, तो जो फंडिंग पॉलिटिकल तौर पे भारत में
हो रही थी वह एक झटके में रुक जाएगी और माध्यम चूंकि कॉरपोरेट है और कॉरपोरेट के भीतर का जो वैल्यूशन है, जब सवाल उस पर उठा है तो एक झटके में अब कॉरपोरेट भी पैसा कैसे दे पाएंगे। और अगर कॉरपोरेट पैसा दे पाने की स्थिति में नहीं होंगे तो जो पूरा तामझाम दिखाई देता है, वो चाहे मीडिया के प्रचार में लगने वाला पैसा हो, जो बीते 8 बरस में तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री के हिसाब से उनके लिए खर्च कर दिया गया, और तमाम मंत्रालयों के जरिए जो इस देश में मीडिया पर खर्च हुआ वह भी तकरीबन 5,000 करोड़ से ज्यादा का होगा, तब यह पैसा अब क्या भारत के बजट का हिस्सा होगा? या भारत की इकोनॉमी क्या वाकई इतनी शानदार है कि बाहर से पैसा ना आए और कॉरपोरेट उसके बावजूद भी पॉलिटिकल फंडिंग करे? हमें लगता है आज उन कच्चे चिट्ठे को समझने की कोशिश कीजिए कि एक झटके में क्या ये बीजेपी के लिए भी नोटबंदी की स्थिति इस अदानी कांड ने लाकर खड़ी कर दी है। क्योंकि नोटबंदी के बाद 2017 में सरकार ने निर्णय लिया था कि विदेशी फंड पॉलिटिकल पार्टीज ले सकते हैं, और तब पार्लियामेंट के भीतर यह सवाल उठा था कि विदेश से जो फंड आएगा वह तो उसी दल को आएगा जिसकी सत्ता होगी, वह किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को कैसे पैसा देगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन तक इस मामले को लेकर क्रिटिकल था और उसने आलोचना की थी इसको रोका जाना चाहिए, लेकिन सरकार मदमस्त थी, सरकार के पास बहुमत, और कौन पार्लियामेंट के भीतर सरकार को हरा सकता है यह तो हम तब से लेकर अब तक देख रहे हैं। तो विदेशी फंड लेने की इजाजत 2017 में मिल गई, और उसके बाद यह भी कहा गया कि कोई भी कंपनी कितना भी फंड दे सकती है, वो घाटे में ही क्यों ना हो। इससे पहले 7.5% हुआ करता था, घाटे में चल रही है तो 7.5% से ज्यादा नहीं दे सकती है। इन जनरल भी उसकी एक लिमिट तय थी, जिस लिमिट को हटा दिया गया। और शायद यही वो वजह है कि कॉरपोरेट के ऊपर से जब पॉलिटिकल फंडिंग की लिमिट हटी तो वो कितना भी पैसा पॉलिटिकल तौर पे पंप करने की स्थिति में, और सरकार कितने भी हद तक उसके नेटवर्थ को बढ़ाने की स्थिति में। क्या ऐसी स्थिति इस देश के भीतर आ गई? क्योंकि इसकी इजाजत भी मिल गई। तीसरी स्थिति थी जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए आए कि कोई व्यक्ति, कोई ग्रुप ऑफ पीपल या कोई कंपनी इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेगी तो उसको चिन्हित नहीं किया जाएगा, यानी उसका नाम उजागर नहीं किया जाएगा, बताया नहीं जाएगा। और इस दौर में देखिए तो 2018 के बाद 11,000 करोड़ से ज्यादा इलेक्ट्रल बॉन्ड आए, और वो सबसे ज्यादा बड़ी तादाद में बीजेपी के पास है जो 75% से भी ज्यादा है। उसके बाद जो नॉन प्रॉफिट कंपनी है, अगर वो वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन करती है तो वो इलेक्ट्रल ट्रस्ट के जरिए पैसा दे सकती है, उनमें भी कोई रोक, उसकी भी स्थिति इस दौर में बढ़ती चली गई। यानी चुनाव आयोग अपने तौर पर जो भी कहे, पार्लियामेंट के भीतर जो भी आवाज लगे, कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि 2018 के बाद जो फंडिंग की मोनोपोली थी उसमें यही कहा गया कि जो पैसा इलेक्शन कमीशन ने देखा परखा और माना कि लगभग 70% हिस्सा वह पैसा जो अलग अलग माध्यमों से और जानकारी नहीं मिलती है, वह बीजेपी के पास पैसा चला जाता है, जिसको हम लोग अननोन सोर्स कहते हैं। अगर एक साल लीजिए 2019 के इलेक्शन से ठीक पहले, तो टोटल लगभग 3,749 करोड़ रुपए अननोन सोर्सेस के जरिए पॉलिटिकल फंडिंग हुई। उसमें अकेले बीजेपी के पास 1,612 करोड़ गए, और बाकी तमाम रीजनल पार्टीज, तमाम नेशनल पार्टीज, सबको जोड़ लीजिए, सबके हिस्से में आए। अब यहां पर सवाल होता है कि इतनी बड़ी में पॉलिटिकल फंडिंग अगर विदेशों से हो रही है, कॉरपोरेट से हो रही है, तो उससे पहले की क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। हमें लगता है एक स्थिति समझिए, जब नरेंद्र मोदी का नाम देश के प्रधानमंत्री के दावेदार के तौर पर बीजेपी ने ऐलान नहीं किया था, तो 2004 से 2012 तक एक डिजाइन समझिए। उस समय आप कल्पना कीजिए कि कुल जो डोनेशन था वो 435 करोड़ का था। कितने साल में? 2004 से 2012 तक, लगभग 8 साल में। और उसमें से कांग्रेस को मिले थे 187 करोड़ रुपए, बीजेपी को मिले थे 226 करोड़ रुपए। और इसमें जो बिजनेस हाउसेस का पैसा था, 435 में से 378 करोड़ बिजनेस हाउसेस का पैसा था। लेकिन रकम पे जरा गौर कीजिएगा, जो बीजेपी को मिले थे 226 करोड़, उसमें बिजनेस हाउस के दिए थे 192 करोड़, और कांग्रेस के 187 करोड़ में से बिजनेस हाउसेस ने दिए थे 176 करोड़, जो एडीआर की रिपोर्ट बतलाती है। और 2013-14 में जब ऐलान हो जाता है, तब आप एक झटके में आइए,
उधर 8 साल में 435 करोड़ टोटल था। यहां पर वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन 503 करोड़ का 2013-14 के बीच में हो गया। 486 करोड़ रुपए सिर्फ कूपन के जरिए कमाई हो गई। 63 करोड़ रुपए डोनेशन के जरिए निकल कर आए। यह सिर्फ एक बरस के भीतर का वह हिस्सा है जो इलेक्शन कमीशन के जरिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जानकारी दी गई थी। अब उसकी और स्थिति समझना चाहते हैं तो इस रूप में समझिए कि 2009 के इलेक्शन पे जो ओवरऑल खर्च हुआ था, जो एक सिस्टमेटिक तरीके से काफी कम बताया जाता है, लेकिन चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, इलेक्शन वॉच हो, एडीआर की रिपोर्ट हो या अलग अलग माध्यमों से, उसमें अगर आप न्यूनतम पॉइंट पे ले आइएगा तो 2009 के चुनाव में तकरीबन 10,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ था पॉलिटिकल पार्टीज के जरिए, जो 2014 में बढ़कर 35,000 करोड़ हुआ और 2019 में बढ़कर 60,000 करोड़ हुआ। अनऑफिशियल डॉक्यूमेंट में आइएगा तो यह 1 लाख करोड़ से ज्यादा 2019 के चुनाव में खर्च हुआ। यह पैसा कहां से आता है? यकीनी तौर पे कॉरपोरेट से आता है, और इस दौर में इलेक्ट्रल बॉन्ड आ गए, विदेशी फंड की इजाजत मिल गई, तो फिर वो पैसा जाहिर उन माध्यमों से आ रहा था। और यह माना गया कि 89% कॉरपोरेट कंट्रीब्यूशन लगातार रहा है। जो 2013 के बाद से स्थितियां बदली तो 89% कॉरपोरेट फंडिंग थी, और कॉरपोरेट का नेटवर्थ इस देश में जिस रफ्तार से बढ़ा वह अपने आप में चौंकाता है। अब अगला सवाल यह है कि जब फॉरेन फंडिंग का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं, और हमने आपसे जिक्र किया कि नॉर्वे का जो सोवरेन फंड है वह अभी तो रुक गया, जो तो गवर्नमेंट का सोवरेन फंड होता है उसको रोक दिया गया। स्वीडन के जो आप ध्यान दीजिए स्विस क्रेडिट ने रोक दिया अडानीज को देना। स्टैंडर्ड चार्टर्ड ब्रिटिश बैंक है, अमेरिकन बैंक ने, सिटी बैंक ने बंद किया। इन तमाम बातों पर जब आप गौर करेंगे तो उसके बाद आपके जहन में एक चीज और आएगी कि भारत के भीतर में कोई बिजनेस फर्म आपको ऐसी दिखाई देती है जो अपने तौर पर फंड रेस कर सके भारत से ही? उसको विदेशी एस्पेक्ट जरूर चाहिए, और विदेशी एस्पेक्ट पहली बार भारत के शेयर बाजार को लेकर जिस दलाल स्ट्रीट का जिक्र कर रहे हैं उसको अगर सवालिया घेरे में खड़ा कर दिया है तो, और उसने इस दौर में पैसा देना बंद कर दिया, तो भारत के बिजनेस फर्म क्या करेंगे? और बिजनेस फर्म अगर कुछ नहीं कर पाएंगे तो वो किस रूप में पॉलिटिकल फंडिंग करेंगे? उनके पास कौन से फंडिंग के तरीके होंगे? इसलिए शायद बीजेपी के चेहरे पर तनाव है। बीजेपी कहें या फिर अगुवाई करने वाले देश के प्रधानमंत्री का जिक्र कीजिए, क्योंकि इस दौर में ध्यान एक चीज और दीजिए, जो इलेक्टोरल बॉन्ड था उसमें बार बार इस बात का जिक्र होता था किसने लिया, उसका नाम बताइए, नहीं बताया गया, और पार्लियामेंट में इसको लेकर बड़ी बहस हुई, कोई जानकारी निकल कर नहीं आई। तो इलेक्टोरल बॉन्ड के अगर दायरे में आइएगा तो बरस दर बरस देखिए किस स्थिति में आकर 2018 में यह शुरू होता है। 1,055 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जाते हैं। 2019 में इलेक्शन के प्रोसेस में आकर खड़े हैं तो लगभग 5,069 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड होते हैं। इलेक्शन खत्म होता है, इलेक्टोरल बॉन्ड का खरीदना रुक जाता है, और सिर्फ 2020 में कोविड की वजह से और चुनाव जिस रूप में थमे हुए थे, सिर्फ 363 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जाते हैं। 2021 कोविड बीत गया है, उसके बाद लगभग 1,500 करोड़ के 1,501 करोड़ के इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे जाते हैं। और पिछले साल यानी 2022 में एक बार फिर रफ्तार पकड़ती है और 3,703 करोड़ के इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे जाते हैं। अब दिसंबर के 24-25 को यह हिडेनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आई, तो उस पीरियड के बाद का तो आंकड़ा नहीं है, लेकिन दिसंबर के महीने में सिर्फ 232 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे गए। नवंबर में उसके ठीक पहले 676 करोड़, अक्टूबर में 545 करोड़, जनवरी में 1,213 करोड़, लेकिन दिसंबर के महीने में हम क्या बता रहे हैं, सिर्फ 232 करोड़। तो क्या ये इलेक्ट्रल बॉन्ड जो सरकार के लिए एक ताकतवर स्थिति थी वह भी एक वक्त में अब झटका लग गया? क्योंकि इसके पैरेलल में आपको यह भी जहन में आएगा पैसा तो कई माध्यमों से जुगाड़ा गया। मसलन पीएम केयर्स का भी नाम आप ले सकते हैं, 10,990 करोड़ तमाम कॉरपोरेट ने पैसा दिया। अडानी ग्रुप ने 100 करोड़ रुपया डाला, उसमें तमाम कॉरपोरेट ने पैसा दिए। सवाल यह है कि कॉरपोरेट अपने तौर पर अडानी ग्रुप एफपीओ के लिए 20,000 करोड़ रुपए व्यवस्था नहीं कर पाता है, और 20,000 करोड़ से ज्यादा इलेक्शन में नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी खर्च करने की स्थिति में रहती है। तो इसका मतलब है कि अगर विदेशी रास्ते फंडिंग के बंद हो जाएं, और अगर विदेश के भीतर भारत की इकोनॉमी या फिर
जो क्रोनी कैपिटलिज्म है उसको लेकर सवाल खड़े हो जाए तो वो पॉलिटिकल फंडिंग के रास्ते जो कॉरपोरेट के जरिए आते हैं और भारत के भीतर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में वो पैसा लगाते थे, अगर उस पर रिस्ट्रिक्शन आ रहा है तो यह एक भारत की डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात है क्या? या फिर भारत के भीतर के तमाम राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टीज जो भी है उनके लिए प्लेइंग फील्ड क्रिएट हो रही है क्या? क्योंकि अगर फंडिंग बंद हो रही है और कॉरपोरेट अपने तौर पर बिजनेस फॉर्म कोई ऐसी स्थिति में नहीं है कि वह किस रूप में कैसे चीजें क्रिएट कर पाए, पैसा कहां से लेकर आए और किस रूप में पॉलिटिकल फंडिंग भी कर दे, उसकी एवज में जो उसको किसी भी प्रोजेक्ट का हिस्सेदारी मिल जाए, उस प्रोजेक्ट से वो दोबारा कमा ले और भारत के भीतर में वो कमाई कर दे। भारत के भीतर की स्थिति तो ये है कि जो सड़कें बनती हैं उसमें टोल देने से अच्छा लोग पुराने हाईवे से निकलना पसंद करते हैं, क्योंकि इकोनॉमी डामाडोल है, नौकरी नहीं है, पेंशन का पैसा निकालना पड़ रहा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, बैंक लगातार ईएमआई बढ़ाते चले जा रहे हैं और वो क्लास जो मिडिल क्लास है जो लगातार ट्रैवल करती है उसके सामने मुश्किल दर मुश्किल आती चली जा रही है। तो अगर इन परिस्थितियों में भारत के कॉरपोरेट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन आ गया, जो अडानी कांड के बाद से निकल कर आ रहा है, दुनिया के तमाम अलग अलग विकसित देश, मजबूत देश, ताकतवर देश और भारत के साथ आर्थिक संबंध बनाने की परिस्थितियों में, तो फिर यह एक नाजुक स्थिति है। अगर वो रिस्ट्रिक्शन इस देश के भीतर में तमाम कॉरपोरेट को चिता रहा है और शेयर मार्केट के भीतर 10 लाख करोड़ से ज्यादा अगर स्वाहा हो गया, तो सवाल यह नहीं है कि उस रिपोर्ट को लेकर अब जेरा सुप्रीम कोर्ट करे या कोई कोर्ट करे, सवाल है वो 10 लाख करोड़ तो एक झटके में भाप की तरह उड़ गए। और वो अगर राजनीतिक तौर पर किसी पॉलिटिकल पार्टी या सत्ता को लाभ पहुंचाने की स्थिति में थे तो उसको आप लेकर कैसे आएंगे, जब विदेशों से पैसे आने की स्थिति रुकती चली जा रही है एक के बाद एक बैंकों के जरिए। यह परिस्थिति पहली बार बताती है कि भारत के भीतर जिस चुनाव को लेकर जिक्र होता था कि पैसा नहीं तो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, और नोटबंदी और उसके बाद की परिस्थितियों ने इस देश में विपक्ष को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। और तमाम इलेक्शन के वक्त में यह बार बार नजर आता है कि जब चुनाव होते हैं तो एक झटके में बड़ी तादाद में मास लेवल पे पैसों को इस रूप में बांटा जाता है, वो चाहे बूथ लेवल पे हो, चाहे गांव के लेवल पे हो, चाहे पंचायत के लेवल पे हो, चाहे जिले के लेवल पे हो या कॉन्स्टिट्यूंसी के लेवल पे हो। यानी एक झटके में ब्लैक मनी बड़ी तादाद में निकल कर आती है। और ब्लैक मनी जब निकलती है तो ऐसा नहीं है वो पकड़ में नहीं आती है, पकड़ में भी आती है। इलेक्शन कमीशन ने गुजरात इलेक्शन के समय बड़ी तादाद में हजारों करोड़ रुपए जब्त भी किए, लगभग 1200 करोड़ से ज्यादा तो कैश जब्त किया। अब सवाल यह है कि कौन पकड़ में आया, सजा किसकी हुई। इलेक्शन के माहौल के भीतर में स्थितियां धीरे धीरे ये गायब हो जाती है। शायद इसीलिए जो आखिरी सवाल सबसे बड़ा हो चला है कि अगर इंटरनेशनल ट्रेड, चाहे वो फ्रांस हो, नॉर्वे हो, यूके हो, जर्मनी हो, अमेरिका हो, अगर उस तमाम जगहों से चीज़ें आवाजाही बंद हो रही है और इन्वेस्टमेंट अब कौन करेगा, कैसे करेगा, ये सवाल लगातार बड़ा हो रहा है। और भारत के स्टॉक मार्केट एक्सपोज हो गया कि आपके यहाँ रेगुलेटर्स किसी काम के नहीं, आपकी जुडिशरी के भीतर भी अनसुलझे सवाल हैं, रूल ऑफ लॉ वर्क नहीं करता है, कौन किसको प्रमोट कर रहा है, सत्ता जिसे चाहे उसे प्रमोट कर देती है और इसी हिसाब से इकोनॉमी डेवलप हो रही है और आपको उसमें पूंजी लगानी है और वो पूंजी लगते ही यहां पर पॉलिटिकल फंडिंग कॉरपोरेट के जरिए हो जाती है। तब ये सवाल है कि 10 लाख करोड़ इस दौर में जो एवरेट हो गए, जो गायब हो गए, और अगर वो राजनीति से जुड़े हुए थे तो राजनीतिक तौर पर क्या बीजेपी के लिए, जिसकी सत्ता इस देश के भीतर में है, और फॉरेन फंडिंग अक्सर सत्ता के लिए होती है, बाकी तो कहीं पॉलिटिकल फंडिंग होगी वह एक झटके में मनी लॉन्ड्रिंग के हिस्से में आएगा और पीएमएलए वर्क करने लगेगा, ईडी का छापा पड़ेगा, ईडी दरवाजे पर खड़ी होगी। लेकिन सत्ता के साथ ऐसा नहीं है और सरकार ने पार्लियामेंट के भीतर जब विदेशी फंड की पॉलिटिकल फंडिंग के तौर पर इजाजत दे दी तो सरकार जानती रही होगी कि उसकी पॉलिटिकल पार्टी को ही लाभ होगा और आने वाले वक्त में चुनाव जो भी इस देश में होंगे कोई प्लेयर सामने खड़ा हुआ नहीं होगा। तो क्या इस अडानी कांड ने एक ऐसी परिस्थिति देश के भीतर में बीजेपी के लिए खड़ी कर दी जहां उसके लिए नोटबंदी है? और जो अरबों खरबों का खेल लगातार इलेक्शन के दौर में होता था 2024 को लेकर, क्या
बीजेपी सदमे में आ गई है और एक झटके के भीतर जो कॉन्फिडेंस विपक्ष का नजर आ रहा है, चाहे वो राज्यसभा में नजर आया हो या फिर इस दौर में भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी का जो कॉन्फिडेंस है, अगर वो नजर आ रहा है तो क्या हर कोई समझ रहा है ये खेल, ये बुलबुला ध्वस्त हो रहा है और 2024 का चुनाव एक नई दृष्टि और नई सोच के साथ और एक प्लेइंग ग्राउंड पे होगा जिसमें आपस के भीतर में कहीं पूंजी मैटर नहीं करेगी। क्या ये स्थिति आ रही है? तो क्या ये मान लिया जाए कि दरअसल अडानी कांड ने भारत के पॉलिटिकल सिस्टम के भीतर की उस पॉलिटिकल इकोनॉमी को भ्रष्ट कर दिया है जिसके आश्रय भारत की राजनीति इस लोकतंत्र के राग को गाती थी? पहली बार सवालिया निशान उसी पर लग गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।